हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे लाइट के बिहेवियर को और लाइट से रिलेटेड जितने भी हमारे फिनोमिनास हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम रेज आप सब जानते हैं, पाथ ऑफ अ लाइट को हम रे बोलते हैं। तो रेज को ज्योमेट्रिकली स्टडी करते हैं, जिसकी मदद से बेसिकली जब लाइट को कंसीडर किया जाता है पार्टिकल एज अ पार्टिकल नेचर, तो उस टाइम पे हम लाइट्स की इस रे ऑप्टिक्स की मदद से या ये कह लीजिए ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट की मदद से, जहां पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं। दे आर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जब स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है देन इट इज कंसीडर्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है इनटू द सेम मीडियम, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तब उस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। So ray optics is able to explain these phenomena very easily, which are macroscopic phenomena. But जो microscopic phenomena हैं वो लाइट के रे ऑप्टिक्स की मदद से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, तो जिसकी वजह से लाइट को फर्दर ऑन स्टडी किया गया और कंसीडर किया गया बाय द ग्रेट साइंटिस्ट हाइगन दैट लाइट हैज अ वेव नेचर। सो लाइट को जब कंसीडर किया जाता है एज अ वेव, इन दैट केस we can discuss the microscopic phenomena like interference, diffraction and polarization, जो कि डिटेल में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। और ये तीनों फिनोमिना भी हम वेव ऑप्टिक्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइट हैज अ डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर there is a theory named as Newton's Corpuscular theory in years 1675. So in the year of 1675 Newton, the great scientist, gave us the theory that is called corpuscular theory regarding the light. उन्होंने कहा every sources of light, it means जितने भी लाइट के सोर्स हैं, लाइक चाहे वो बल्ब है, चाहे वो ट्यूब है, चाहे वो सन है, all the sources of light emit very minute particles called corpuscles which are rigid, इलास्टिक, मासलेस एंड दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। यानी कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग शेप और साइज के होंगे, इमिटेड बाय द सोर्सेज ऑफ लाइट, जो कि रिजिड होंगे, सॉलिड होंगे, इलास्टिक होंगे, मींस दे कैन रीगेन देयर शेप एंड दे कैन पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अगर किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करवाओगे तो वो रिबाउंड होंगे। दे आर मासलेस, बहुत ही माइन्यूट हैं। So and they are of different size and shape. Let's suppose spherical हो सकता है, triangular हो सकता है, rectangular हो सकता है, irregular, किसी भी shape के हो सकते हैं। These tiny particles named as corpuscles which are emitted by the sources of light. Second, these particles means corpuscles travel in a straight path. ये एक straight path में travel करते हैं। These particles travel with the different velocities in the different medium. अलग अलग मीडियम के अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग वेलोसिटी बियर करते हैं। Even he told us that the speed of these corpuscles is more in the denser medium than in the rarer medium. हालांकि आज हम जानते हैं कि ये बात गलत है, बिकॉज पार्टिकल्स के हिसाब से लाइट के हिसाब से, एज यू ऑल नो, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम या एयर में। उसके बाद किसी भी मीडियम में जो डेंसर होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होती रहती है। बट इन्होंने उल्टा बोला, ही टेल कि डेंसर मीडियम के अंदर, इन द डेंसर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मोर। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फॉर लाइट है दैट द वेलोसिटी और स्पीड इज मोर इन द डेंसर मीडियम देन इन द रेयर मीडियम। एंड ही ऑल्सो टेल अस दैट द डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स जो हैं उन सब के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उन सब का शेप और साइज डिफरेंट होगा। दीज आर द पोस्टुलेट फॉर द न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी व्हिच वाज गिवन टू अस इन द ईयर 1675 explained some phenomena also like rectilinear propagation of light। जैसा आपने देखा था अभी पोस्टुलेट्स के अंदर थ्योरी के कि जो कॉर्पस्कल्स हैं दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन में ट्रेवल करेंगे, उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, दे विल क्रिएट अ शैडो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बड़े इजीली एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी बाय द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन।
And he also explained the phenomena of reflection of light. What is reflection of light? The bouncing back of light into the same medium when it strikes on hard surface. तो भैया इन्होंने कहा है कि जो कॉर्पस्कल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, दे आर रिजिड, दे आर मासलेस, दे आर इलास्टिक इन नेचर. तो पार्टिकल जो है जिस एंगल पे आते हैं उसी एंगल पे टकरा के वापस जाते हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पार्टिकल, या जो आप कंचे खेलते हैं इन दैट केस. ठीक है, तो सरफेस पे टकरा के वापस जाएंगे. सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द कॉर्पस्कुलर थ्योरी. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. He also explained the refraction of light. Refraction of light का मतलब क्या है? Bending of light when it enters from one medium to the another medium. Now the particles in the denser medium, इन्होंने कैसे explain किया इस concept को कि जो denser medium के अंदर particles हैं वो इन corpuscles को attract करते हैं inwards. So due to which the net force acting on the corpuscles bend towards the नॉर्मल, यानी कि वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया. लेट्स सपोज एक लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस्कल्स. तो ये इंसिडेंट लाइट है, जहां पे वो टकराएगी वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और नीचे मीडियम के अंदर वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये जो ब्लू पेन से मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द डेंसर मीडियम. अब ये पार्टिकल्स इन कॉर्पस्कल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इनवर्ड्स. तो हर डायरेक्शन में वो पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस हिसाब से जो नेट फोर्स आएगी वो होगी नेट इनवर्ड्स. नेट फोर्स हो जाएगी उत्तर इनवर्ड्स. ठीक है, तो इस इनवर्ड फोर्स की वजह से जो पार्टिकल इस तरीके से जाना था वो थोड़ा सा, या जो रे सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड फोर्स. सो यू कैन सी दिस, जाना सीधा था वो बेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट. So theory, however, could not explain the microscopic phenomena like interference, diffraction and polarization. ठीक है, तो 1675 के अंदर जो थ्योरी दी गई थी बाय द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, वो थ्योरी 1850 के अंदर डिस्कार्ड की गई, यानी कि लगभग 200 सालों तक आप इसको मानते रहे. So in the year 1850, Foucault experimentally proved that speed of light is more in rarer medium. Rarer medium हम कंपेयर कर रहे थे एयर को और वाटर को. तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयर मीडियम देन इन द डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से फिर इस थ्योरी को सेटबैक लगा और जो वेव थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस की गई. इवन वेव थ्योरी जो है वो इसी सेम टाइम में जब कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी गई थी उसी टाइम पे बताई गई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी. बट आफ्टर दिस 1850 that theory was accepted and that theory is called Huygens theory, Huygens wave theory. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जब न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिस्कार्ड की गई तो फिर उन्हीं के समय पे हाइगन्स नामक साइंटिस्ट की दी हुई वेव थ्योरी को स्टडी किया गया, जो कि दिया था इन ईयर 1678, यानी कि जस्ट आफ्टर द 3 years ऑफ द कॉर्पस्कुलर थ्योरी. डच साइंटिस्ट हैं ये. तो उन्होंने थ्योरी जो दी उसके लिए उन्होंने कहा कि देयर आर सम assumptions. तो पहली assumption क्या है? कहते हैं लाइट इज अ मैकेनिकल वेव. लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, एंड यू ऑल नो दिस मैकेनिकल वेव रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, तो क्वेश्चन हुआ कि वहां पे कौन सा मीडियम है जिसकी वजह से लाइट हमारे तक पहुंच पा रही है. तो वहां पे इन्होंने कहा दैट द रीजन बिटवीन सन एंड अर्थ, से होल यूनिवर्स, has imaginary or hypothetical medium named as luminiferous ether, and this medium is highly elastic and very dilute in nature. आप सबको पता है वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, उसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी. अब अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी यानी कि डाइल्यूटनेस भी, डेंसिटी बहुत कम है, डाइल्यूट बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस इलास्टिसिटी कम डेंसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो इन्होंने एक्सप्लेन की ऑन दिस बेस. सो दिस इज कॉल्ड द ल्यूमिनिफेरस ईथर, द स्पेस व्हिच इज स्प्रेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, व्हिच इज वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक इन नेचर. सो ऑन द assumption ऑफ हाइगन्स ही गेव अस सर्टेन प्रिंसिपल, जो कि हम वेव थ्योरी में स्टडी करेंगे. लेकिन उनकी वेव थ्योरी की मदद से हम कुछ फिनोमिनास जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो कहते हैं वेव की फॉर्म में तो ट्रेवल करती है, बट उस वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल. यू कैन सी दिस ऐसे. तो अब इतनी स्मॉल वेवलेंथ आपको दूर से कैसे नजर आएगी? एज अ स्ट्रेट लाइन. देन
reflection of light in which angle of incidence is equal to angle of reflection has been explained by the Huygens wave theory. Refraction of light जिसके अंदर Snell's law sin I upon sin R, बोले तो sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction is equal to the refractive index of the medium in which refraction occurs. Snell's law ये इन्होंने अपनी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया, और ये दो कंसेप्ट आपके सिलेबस में हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है. देन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, इन फिनोमिनास को वेव थ्योरी की मदद से इजीली एक्सप्लेन किया गया. बट द फिनोमिना नेम्ड एज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो है वो इन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ था. रीजन, पोलराइजेशन फिनोमिना जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उस समय तक अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर नहीं हुई थी. ये कह लीजिए मैक्सवेल सर ने उसके बारे में अभी नहीं बताया था.